सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और सादर नमन प्रणाम। मैं हूं आपका साथी नरसोत्तम मेजर और समय के सारथी अनुभव से प्रेरणा इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ है हिसार की ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँ कि हरियाणा प्रांत की और विदेशों तक खिलाड़ियों तक अपनी वेलनेस और डाइट की सेवाएं देने वाले हमारे आदरणीय मैम डॉक्टर संजना कौशिक जी। तो नमस्कार मैम। धन्यवाद, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में इतने सुंदर शब्दों के लिए। और जैसे साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जब से हम वर्तमान जो मानव है इस रूप में आया है, यानी आदि मानव से लेकर अब तक खाना या भोजन हमारी एक वस्तु के रूप में सदैव हमारे समाज में और हमारे शरीर में भी विद्यमान रहा है। आदिकाल से जब मानव ने भोजन की खोज की थी तभी यह समझ लिया गया था कि भोजन सिर्फ पेट भरने की एक जरिया मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रक्षा भी करता है और अगर अति किसी चीज़ की हो जाती है तो वो हमारे शरीर पर हमला भी करता है। इसी वजह से इंसान ने कच्चे भोजन से फिर आग का आविष्कार किया और पका हुआ भोजन शुरू किया। यजुर्वेद से लेकर आयुर्वेद तक और यहाँ तक कि चरक संहिता से लेकर वर्तमान की जो मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस है उसमें भी भोजन को बताया गया। हमारे बुजुर्गों ने भी ये कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। लेकिन आज के संदर्भ में जब बीमारियाँ लगातार ज़्यादा फैल रही है, इंसानी शरीर पर बीमारियों का, अनदेखी बीमारियों का हमला तेज़ बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में हमारे बुजुर्गों की जो कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, या भोजन ही हमारे शरीर की औषधि है, वो और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है। ऐसे में हमारे लिए एक राइट पर्सन, जो अनुभवी पर्सन है, वो मैम संजना जी हो सकते हैं। और एक बार पुनः आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और जो आप ये बताइए हमें, जो डाइट का है आपका वेलनेस कोच, एक बेहतर तरीके से आप एक लाइफ कोच भी मैं कह सकता हूँ, और जो प्राकृतिक भोजन की हमारी व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा जैसे आपने वेलनेस काउंसलर के बारे में मेरे को बोला, तो मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट थी आर्ट्स की। जी मैम। जिसमें मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी था और साइकोलॉजी भी था। जैसे मैंने लोगों को देखा कि लोगों को एक पुश की ज़रूरत है। कैपेबिलिटी सबके अंदर होती है, लेकिन हम लोगों को एक पुश नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन क्लासरूम तक नहीं पहुंच पाते, भटक जाते हैं उसी बीच में, रास्ता नहीं मिलता। जबकि लोग ढूंढ के आ रहे होते हैं कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। कोई ये नहीं पूछ रहा होता कि हमें कौन से क्लासरूम में जाना है। तो लोगों के पास कैपेबिलिटीज है, बस उनको एक पुश की जरूरत है। तो मैंने सोचा कि अगर वो पुश मैं हो सकती हूँ तो क्यों नहीं। बहुत बढ़िया मैम, आपने वो अच्छा निर्णय लिया। और आज के समय में तो 99% लोगों को, और वो मेरी चॉइस भी थी बोलना, मतलब हर इंसान अपनी चॉइस का काम करते हैं ना, तो मुझे बोलने का शौक था, तो मैंने इस प्रोफेशन को ले लिया। और आज के टाइम में तो मैम 99% लोगों को साइकोलॉजिस्ट की तो मैं मानता हूँ विशेष तौर पे जरूरत है। हाँ जी। तो अब मैम लंबे समय से हमारा तो सौभाग्य अभी पिछले कुछ महीनों से रहा है, और जैसा कि हमने पता किया कि आप लंबे समय से करीब 2001 में मेरी ये मैम एक लंबी जर्नी, अगर हम एक इंसानी जीवन की देखें तो एक लंबी जर्नी होती है। तो इसमें जो पहला पड़ाव था आपका, तो जैसे आपने बताया कि एक एज ए पॉकेट मनी के रूप अर्निंग के प्रयास से शुरू हुई है यात्रा, आज हजारों लोगों का जीवन बदलने का जरिया बनी हुई है। 95 के अंदर मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, और इसका सारा का सारा श्रेय मैं मेरी मम्मी को और मेरे भाई को देना चाहूंगी। भाई को मतलब एक मजदूर के जैसे, सब कुछ होते हुए मजदूर के जैसे काम करते हुए देखा। उसने कभी भी चीजों को बेच करके आगे नहीं बढ़ा, वो हमेशा अपने मेहनत के दम पे बढ़ा। जैसा जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा मन, ऐसे जैसे जैसा हम अपने घरों के अंदर संस्कारों को देखते हैं, तो वैसे वैसे संस्कार हमारे खुद के अंदर आ जाते हैं। और जो ग्रेट पर्सनैलिटी होती है मैम, वो अपने बोल के नहीं बताती, वो अपने आचरण से ही, अपने क्रियाकलाप के द्वारा अपने बच्चों को या समाज को जो सीख। उसका खुद का कॉलेज है, उसने अपना खुद का पढ़ाई, स्कूलिंग सारी साथ में की, कोचिंग दिया, हम सब भाई बहनों को पढ़ाया। मतलब मैं भाई कम कहना चाहूंगी, उसको पिता ज्यादा कहना चाहूंगी। बहन बड़ी है, तो वो जब एक विकट परिस्थिति आती है तो माँ कई बार कमजोर पड़ जाती है, तो वो बड़ी बहन इतनी अच्छी थी कि वो दूसरी माँ बन गई मार्गदर्शन करने के लिए।
वो खुद भी साइकोलॉजी स्टूडेंट थी। उसने बहुत अच्छा काउंसलिंग किया हमारा कि अगर आपका टारगेट, जैसे हमारा अर्जुन का टारगेट बिल्कुल फिक्स था कि आपको देखना ही उस आंख में है, तो उसने इधर उधर कहीं देखा ही नहीं और अपना लक्ष्य को साधा। ऐसे ही मेरे भाई बहन मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं और वो हमेशा कदम से कदम हर अच्छी परिस्थिति में भी साथ रहे और हर बुरी परिस्थिति में भी साथ और रहे। हमारी भारतीय संस्कृति की यही खूबसूरती है कि आप अपने परिवार को साथ लेकर के चलो। परिवार को साथ लेके चलते हैं और परिवार के हमारे संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिवर्तित भी होते रहते हैं। आपके परिवार से आप में आए, आगे बच्चों में। मेरे भाई बहन नहीं हो के उस समय गुरु बन गए। माँ तो हमेशा गुरु होती ही है क्योंकि उसने तो इस संसार को हमें दिखा दिया। फिर यहाँ से तो शुरुआत हुई सर साइकोलॉजी की, जहाँ से मेहनत करना सीखा। तो पढ़ाई करते करते खुद के ही पैसों से हम लोगों ने अपनी आगे सारी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जब पढ़ाई पूरी हुई और सबका अपना अपना चॉइसेस होती हैं कि हम लोग चॉइस को किस तरीके से अपना आगे बढ़ाएं, तो उसमें मेरे को रेडियो स्टेशन बहुत पसंद था, बोलने का शौक था। तो कुछ वर्ष मैंने रेडियो स्टेशन पे भी एज ए युवा उमंग प्रोग्राम में भी काम किया। मुझे थिएटर बहुत पसंद था तो वो वैसे नहीं मिल पा रहा था। राइटिंग का शौक था। तो जब मैंने अपना मास्टर्स किया तो मैं अपनी कॉलेज की मैगजीन एडिटर बनी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्लास को ही नहीं देखती थी, मैं देखती थी कि कॉलेज में और क्या क्या चल रहा है। ठीक है, स्टेज का शौक था। तो हमारे जैसे यूथ फेस्टिवल्स होते हैं उसके अंदर, तो मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई हुई तो मैंने वहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिया संस्कृत ड्रामा से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो उस जगह पे भी मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई को नहीं देखा कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ होता है। और मैं कहती हूँ कि सब कुछ निकालो, क्योंकि वो सब हमारा ही तो है ना, उसको कब निकालोगे आप? पर्सनैलिटी में और जब आप निकालते जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बन जाओगे। हम लोग बहुत साधारण लोग होते हैं और मैं तो बहुत ही साधारण थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। क्योंकि हम अगर अपने आप को अगर आज ही कैपेबल मानना शुरू कर देंगे ना, तो सीखने की संभावना ही खत्म हो जाएंगी। प्लीज सीखिए, सिंप्लिसिटी होना और सिंप्लिसिटी को मानना भी एक सबसे बड़ी क्वालिटी वही होती है। तो मैम हम बात करें जैसे प्राकृतिक चिकित्सा की, तो हमारे तो जो वेदों के हम वारिस हैं, उस सनातन परंपरा के वारिस है, जिसमें आज से हजारों साल पहले ऐसे ऐसे सूत्र हमारे महर्षि बता के गए थे। तो तब से लेकर अब तक आप इसमें जो हमारा मुख्य आधार रहा है प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का, तो आज के संदर्भ में हम इसमें क्या, जब मैंने अपना मास्टर्स कर लिया था, ग्रेजुएशन कर लिया था साइकोलॉजी से, तो उसके बाद मेरे भाई ने मुझे एक ऑफर दिया कि एक डिप्लोमा है अखिल भारतीय से 4 साल का। अच्छा। क्या तुम करना चाहोगी? क्योंकि तुम मतलब तुम्हारी चॉइसेस के अंदर रहता है। घर में भी किसी को कुछ भी हो गया तो मैं हल्दी का पानी बना करके लेके आती हूँ। पेट दुख रहा है तो रहने तो दवाई मत लेकर आओ, मैं हरड़ का और उसका घुट्टी बना करके दे देती हूँ। तो वो हमारे घर वालों को भी पता होता है कि हमारी चॉइसेस क्या है, हम लोग किस ट्रैक पे चल रहे होते हैं ना। स्पोर्ट्स के थे, बाहर का खाना पीना ज्यादा मेरी कभी भी चॉइसेस में नहीं था। मैं स्कूल से कॉलेज से आती थी तो मुझे रंगों से बहुत ज्यादा प्यार है। मैं आते के साथ खूब सारा सैलेड कट करती थी और खुद के लिए नहीं, शायद पूरे ही परिवार के लिए कट करती थी। तो वो उसने जो चॉइसेस देखी तो उसने पूछा कि ये करना है। तो मैंने मेरी शादी के 2 साल पहले पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ ही साइड बाय साइड वो करना शुरू कर दिया था। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे ये पता था कि मेरी एक इंजीनियर के साथ शादी हो रही है, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं योग के। अच्छा। ठीक है, सूत्र नीति करना, पट्टी क्रिया करना, वो सब कुछ रूटीन में करते थे, मुझे नहीं पता था। वो हमारा कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ। ये भी है ना, तो वो जो साथ मिला वो एक अद्भुत साथ था। मतलब मैं ये कहूंगी कि वहाँ वो गुरु थे और जो मेरा नया जीवन शुरू हुआ तो उसमें मेरे पति देव मेरे गुरु बन गए। परम पे निर्भर होती है। इतनी प्रतिभाएं थी उनके अंदर और वो इतने सोबर थे कि मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम उस सिंपलिसिटी को। शेखर जी के बारे में भी हम करेंगे विस्तार से बात, क्योंकि आज जो आपका वर्तमान स्वरूप है वो शेखर जी का दिया हुआ है। योग की शुरुआत तो यहाँ से हुई थी। मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी, मुझे योग बहुत पसंद था, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, और जिनके साथ मेरी शादी हुई वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थे योगा के। हाँ, ये अच्छा एक संगम हुआ। तो वो उन्होंने मुझे वो जो बीच में गैप आ गया था वहां पे उन्होंने मुझे फिर से प्रिपेयर किया कि वो करते थे तो मैं उनके साथ करने लग गई। फिर उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास नेचुरोपैथी हो गई है, तुम्हारे पास साइकोलॉजी तुम्हारे पास है,
जैसे भाई ने पहले पूछा था कि क्या तुम ये करोगी, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम योग में मास्टर्स करोगी। मैंने कहा हाँ मैं करूंगी, और मेरी योग में मास्टर्स हो गई। चलो बहुत बढ़िया मैम। तो जैसे हम कहते हैं, या आजकल बड़े लोगों की ये मान्यता है कि भाई चलो ये चीज़ें तो साइड बाय साइड ठीक है, लेकिन मेडिकल साइंस जो है वो ही सर्वे सर्वा है। हालांकि इसके लिए मैं यहीं पे रोक देती हूँ, मैं ही डिटेल आपको दे देती हूँ। मेरी छोटी बहन क्लिनिकल डाइटिशियन है, HAU से गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा। मेरी सगी छोटी बहन। मैं नेचुरोपैथी से थी और वो क्लिनिकल से थी। उसके बाद 8 वर्ष का जो मेरा ब्लड का अनुभव है, जो बायोलॉजी का अनुभव है, वो सारा का सारा उसने मुझे ऐसे कूट कूट करके रात को 2-2 घंटे का क्लास ले करके मुझे सिखाया, क्योंकि मैं सीखना चाहती थी। कई चीजें सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस नहीं होते हैं, वो हम लोग अपने सेल्फ स्टडी के आधार पर भी सीख सकते हैं। तो 8 वर्ष मेरे को लगे ब्लड को सीखने में, जिसके लिए हमने बहुत प्रकार की किताबें अपने आप से अवेलेबल खुद के आधार पे की, जिसके अंदर की एक एक टेस्ट होता क्या है और उस टेस्ट का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, उसके लिए मैंने पर्टिकुलर बुक्स मंगवा करके एक एक टॉपिक को निकाल करके उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया कि ये टेस्ट किस लिए करवाया जाता है, क्या एक्चुअली ये रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो फिर मैंने जो काम करना शुरू किया, एक सिंपल सी बात थी कि हमारे पास लोगों को समझाना भी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और उनको ये भी बताना है कि जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर में है या नहीं, पहले चेक करो आप। ऐसे ही अनजाने में नहीं कि हमने कुछ भी खा लिया। सोचिए कि एक साधारण सी डब्बी है, अब इसके अंदर कुछ बज रहा है, हमें नहीं पता कि ये क्या बज रहा है। हम लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप इसको खोलो और इसमें जांचो कि क्या है। अनजाने में ऐसे तुक्के मत लगाओ। जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है तो हमें ये सामने से देखना है कि जो चीज़ हमारे शरीर में ज़्यादा हो गई आप उसको कम कर दो, और जो चीज़ हमारे शरीर में कम हो गई आप उसको ज़्यादा कर दो। ये चीज़ें हमारे ब्लड के थ्रू हमें पता चल सकती है। ईश्वर ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, हमें बुद्धि दिया, उस बुद्धि के ऊपर हम लोगों ने काम किया, चीज़ें सामने हमारे रूपांतरण के रूप में आई, तो बस हमने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और एक कॉम्बिनेशन बन गया कि लोगों को फिजिकल भी करवाना है तो मैं योग करवाने लग गई, लोगों को भोजन सुबह से लेकर रात तक खाना है तो वो भोजन के बारे में जैसे ही हम लोगों को पता चला कि ये भोजन ब्लड के द्वारा पता चलेगा हमें कि ये भोजन हमारे शरीर में कम हो गया और ये भोजन हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया, तो जो कम था उसको मैंने ज़्यादा कर दिया और जो ज़्यादा था उसको मैंने कम कर दिया। कंप्लीट हेल्थ की तुक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको बाजार में कुछ भी मिलेगा लेकिन आपको बाजार में कहीं पे भी शरीर नहीं मिलेगा। जब हम अपने सही खुद के शरीर के साथ सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो हम आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ सरवाइव नहीं कर सकते, वो बहुत तकलीफदायक है। और वहाँ पे हमें तब पहुँचना है जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो मैम पहले के ज़माने में तो हम देखते थे कि हमारा जो आज की जो साइंस है वो इतनी एडवांस भी नहीं थी, फिर भी क्या है, बुजुर्गों का खान पान है या उनकी जो अन्य क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो थी। आज के समय में तो चाहे छोटा बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, सर तो उसमें लोग बहुत हार्ड वर्किंग थे, फैसिलिटीज नहीं थी, खाते 2 समय का ही भोजन किया करते थे और कम से कम 6 समय कमाते थे। कमाना पैसों से कमाना नहीं था, शारीरिक कमाई थी उनकी, तो वो अपने शरीर से कमाते थे। आज जैसे जैसे लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है वो बीमारियों के आने का एक बड़ा कारण हम मान सकते हैं नहीं सर, है ही छोटे छोटे बच्चे हार्ट पेशेंट बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स के अंदर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और ये हमारे सामने सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। आज डायबिटीज है, थायराइड है, अन्य तरह की बीमारियां हैं, कैंसर मैं ना सर मैं ब्राह्मण हूँ, आध्यात्म के साथ बहुत जुड़ी हुई हूँ। आध्यात्म ने हमें ये सिखाया है कि शरीर नश्वर है, ठीक है ना, यहाँ पे अजर अमर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो बीमारी अजर और अमर कैसे हो सकती है? कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज तब बनती है जब हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं। अगर शरीर हमारा प्रिपेयर है इस चीज के लिए कि हमारे दिमाग से जो मैसेज आया है हमें उसको करना ही है, ठीक है ना, तो फिर कोई बीमारी लाइलाज नहीं। आपके ऑर्गन्स हैं, गंदे हो गए, आप उसको साफ करने का काम शुरू करो और वो सही हो जाएगा। ये तो आज टेक्नोलॉजी है ना, लोगों के पास आज लिक्विड मनी आ गई है। पहले लोगों के पास जो पैसा होता था वो छुपा हुआ होता था और लोग उसको निकाल करके खर्च नहीं करते थे। आजकल की जो लिक्विड मनी है बच्चों को दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को सोचिए कि हमारी ये दरवाजा थोड़ा सा कंडम हो गया है,
तो हम इसको बदल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिक्विड मनी में दिखाई दे रही है। पहले के लोग क्या करते थे, इसी की घिसाई करते थे, इसी के ऊपर पॉलिश करते थे और इसी को फिर नया बना लेते थे। बहुत बढ़िया। जैसा आपने बताया कि हमारी अनबैलेंस्ड डाइट और जो आज की जो जीवन शैली है वो इसके लिए एक बड़ा जिम्मेदारी। कैंसर कभी भी एकदम से नहीं आ जाएगा सर। कैंसर जो है वो पहले शरीर में कोई छोटे छोटे रोग रहे होंगे, हमने उनके ऊपर फोकस ही नहीं किया। जैसे ही अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप अगर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते तो ये कोई बहुत बड़े सेल उस ऑर्गन के नहीं बनते। लेकिन हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखा था, इसलिए वो छोटे छोटे रोग मिल करके एक बड़ा रोग बन गया। तो हम जैसे क्या ये जो बीमारियां हैं, जिन बीमारियों का आप नाम ले रहे हैं, डिस्कस किया, तो क्या वो न्यूट्रोपैथी, न्यूट्रिशियंस, डाइट से या इसी से ठीक हो सकते हैं या 100% हमें 100% अगर इसी से ठीक हो सकती है। लेकिन आज लोगों के पास इतना समय नहीं है, पेशेंस नहीं है सर, धैर्य की बहुत कमी है। तो भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा था गीता में कि जब एक विकट परिस्थिति आए तो आप साम दाम दंड भेद लगा करके आप उससे लड़ जाओ। तो मैं आजकल का जो युग है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि बहुत एडवांस है, बहुत फास्ट है, इसमें ये कहूंगी कि आपको सिर्फ जीतने के बारे में सोचना है और एक ऐसी जीत जिसमें कभी किसी का बुरा ना हो। ठीक है ना, आप जीतो लेकिन उसके अंदर आप अपना साम भी लगा दो, दाम भी लगा दो, दंड भी लगा दो और उसमें भेद भी लगा दो। बस माइंड में सेट ये होना चाहिए कि मुझे इस चीज से लड़ना है, चाहे फिर वो बीमारी है, चाहे वो आपके संकल्प हैं, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन है। क्योंकि बच्चे हैं, देखिए जैसे हम लोग किसी भी स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, बच्चे अगर नॉन मेडिकल में जाते हैं तो वो बच्चे एडवांस की भी तैयारी कर रहे हैं, जेई की भी तैयारी कर रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, सबसे पहले तो 12वीं लोगों के लिए क्लियर करना मुश्किल होता है, लेकिन वही बच्चे फिर आगे जेई की तैयारी शुरू कर देते हैं। जेई को क्लियर करके हटते हैं तो फिर वो लोग एडवांस की तैयारी शुरू कर देते हैं। एडवांस को क्लियर करके हटते हैं तो IITN बनते हैं। वहां पे जो पहुंचे हैं वो सारे IITN है। अब उनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है। जब वो लोग वहां से जीतते हैं तो जीत की कोई सीमा नहीं है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो। अगर आपके पास रोग बड़ा है ना तो आपको लड़ने की क्षमता भी बड़ी रखनी पड़ेगी। ये मैम जैसे आपने बताया कि हम अगर छोटे छोटे बदलाव करना चाहें अपने लाइफस्टाइल में, अपने भोजन में, तो हम एक अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। बैलेंस डाइट फॉलो करिए, तो रंगों को शामिल करिए। एक सही बैलेंस डाइट की आपके नजरिए में अगर संक्षिप्त रूप से आप कहना चाहिए तो मैम उसकी क्या परिभाषा हम दे सकते हैं? आपकी प्लेट सफेद नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा स्लोगन बचपन से सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है। सबसे पहले तो पानी पीना शुरू करिए। दूसरा, अपनी प्लेट के अंदर रंगों को शामिल करिए, क्योंकि अगर आज आप अपनी प्लेट में रंगों को रख लेंगे तो आपको मल्टीविटामिन नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे इसके अंदर है। हमारी प्लेट के अंदर चावल है सफेद है, दही है सफेद है, रोटी है सफेद है। हमारी प्लेट में रंग ही गायब हो गए हैं। हम लोगों को अपनी प्लेट के अंदर रंगों को शामिल करना है। और आज का जो युग है वो बहुत मेहनती नहीं है, तो अनाज के साथ अनाज खाना बंद कर दो। आप अनाज खा रहे हो, आप बेसन की रोटी खाइए लेकिन उसके साथ हरी सब्जी खाइए, आप गेहूं की रोटी खाइए उसके साथ हरी सब्जी खाइए, क्योंकि जो आपके संपूर्ण पोषण है वो तो आपके वहां से पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम लोग फाइबर को अपनी प्लेट के अंदर शामिल ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप दालें मत खाइए, आप ये मत खाइए, आप अपनी प्लेट में हर रोज बदलिए। जैसे हम अपने वार्डरोब को बदलते हैं, जैसे हम अपने रूटीन लाइफस्टाइल को बदलते हैं, ऐसे भोजन में भी बदलाव जरूरी है। हमारा हर रोज प्लेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आने चाहिए। तो बहुत बढ़िया। आज के समय में जैसे लोग गहरी चिंताओं में, अवसाद में, टेंशन, किसी को पूछे हाँ भैया टेंशन में टेंशन, तो हम जैसे आप तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, तो ऐसे में हम डाइट के माध्यम से या बंदे की काउंसलिंग के माध्यम से उसकी कैसे हम मदद कर सकते हैं? अगर हम लोगों ने गलत खाना खाया तो वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में घूम रहे हैं, ठीक है, और वो ब्रेन तक ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देंगे। तो भोजन का तो देखिए अहम रोल हो ही गया इसके अंदर। दूसरी बात आती है कि आगे की क्या चिंता करनी है, अगले पल का तो किसी का भी भरोसा नहीं है।
नहीं, वर्तमान की चिंता में, भविष्य की चिंता में लोग रहते हैं जिनको अभी तक है नहीं ना मैम। जो कष्टों से निकला है उसने चीजों को महसूस किया, इस संसार के यथार्थ को, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यथार्थ को महसूस किया है, जो जीवन को जी लेता है ना आप। लेकिन इसमें हम लोग संसार की मदद करेंगे ना सर। जैसे आपने एक तकलीफ को फेस किया और आप उसके सर्वाइवर रहे, ठीक है। मैंने लोगों को देखा कि अगर मैं उनको इस तरीके का पुश देती हूँ, अब हमें ना बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा, मिडिल एज के लोगों के साथ मिडिल एज का बनना पड़ेगा, बुजुर्गों के साथ बैठेंगे तो हमें बुजुर्गों जैसी बातें करनी पड़ेगी, तब हम सोसाइटी के बीच में बैठ पाएंगे। बिकॉज हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हमारे पास तो हर एज ग्रुप के लोग आएंगे। हम विद इन मिनट के अंदर अपनी एज को चेंज कर लेते हैं। तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन, जैसा भी परिवर्तन प्रकृति में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए और उसमें आगे बढ़ जाइए। जैसे मैम जो हम खाते हैं उसी तरह का हमारा शरीर हो जाता है। अगर क्लाइमेट के हिसाब से भी हम देखें तो समुद्र तटीय लोगों का शरीर है, या कोई बाहर के उपमहाद्वीप में लोग रहते हैं, या जैसी जलवायु है पर्यावरण उसी तरीके से उनका वो हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे या हमारा हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे कितना असर वो करता है? बहुत ज़्यादा सर। मैंने अभी आपको जो लास्ट बात बताई वो यही बताई है कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से खाना नहीं खा रहे हैं अगर, तो वो टॉक्सिन्स के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है। और अगर वो टॉक्सिन्स ऑर्गन के लिए टास्क बने हुए हैं तो ब्रेन, सारा का सारा खेल ही दिमाग का है। अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है उन टॉक्सिन्स की वजह से, उन रिकावट की वजह से, तो हम लोग एक अच्छा डिसीजन कभी ले ही नहीं पाएंगे, ना शरीर के लिए ना सोसाइटी के लिए। तो मैम अभी आपने बात करी जैसे कि बच्चों में बच्चा बनना पड़ता है और ये ज़रूरी भी है, और एक प्रोफेशन की खूबसूरती भी है कि सामने वाला हमें उसी रूप में देखे कि वो भाई हमारी एज ग्रुप का कोई बंदा बात कर रहा है। तो मैं इसी तरीके से 2-4 सवाल आपसे ये पूछूंगा कि छात्रों, जो स्टूडेंट वर्ग है आजकल, तो हमारे बच्चे जो कभी पढ़ने की संस्कृति जहाँ नहीं रही थी वो बच्चे भी पढ़ने लगे हैं, तो उनका, क्योंकि जैसा खाए अनवैसा हो, मन वही वैसा ही होता है तन। तो अगर फिजिकली फिट हम रहेंगे तो हमारा मन भी सारा सिस्टम इस शरीर से जुड़ा हुआ। तो स्टूडेंट्स के लिए या युवाओं के लिए एक आदर्श में जो डाइट है वो क्या होना चाहिए इंक्लूसिवली? वैसे तो हर बंदे का अलग अलग होता है, उसका फुल बॉडी टेस्ट करवाने से पता लगता है। तो एक जो होलिस्टिक हम अगर कह सकते हैं तो वो क्या हो सकता है? वो वही बैलेंस की बात आती है सर, कि आप बच्चों को कहो कि हर रोज एक मील के अंदर फलों को शामिल करें। जैसे पहले के लोग 2 समय का भोजन करते थे, आज के लोग प्रैक्टिकली 6 समय का भोजन करते हैं। भोजन का मतलब होता है कि आपका मुंह खुला और आपके मुंह के अंदर कुछ गया, वो भोजन है, क्योंकि वो अंदर जा रहा है। तो लोग सुबह उठ करके जैसे बेड टी लेते हैं, आप कोई ग्रीन जूस लेना शुरू करो, एक अच्छे उससे आपका लिक्विड भी पूरा हो जाएगा और आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि चाय कॉफी कोई कलर नहीं है। अगर लाइफ को कलरफुल करना है तो बिल्कुल आप कलर लेने जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, इसको इस खूबसूरती में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर बात ब्रेकफास्ट की आती है, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करिए, हर रोज उसमें वेरिएशंस लेकर के आइए, ताकि हर रोज एक ही तरीके का भोजन हमारे शरीर में ना जाता रहे। तो उसके थ्रू भी हम लोगों के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी और कलर्स भी आ जाएंगे। फिर उसके अंदर इसको हम लोग रंग चिकित्सा बोलते हैं। अच्छा। उसके बाद लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट करके जाते हैं और फिर चाय कॉफी लेकर के ऑफिसेज में बैठ जाते हैं, चाहे वो बच्चों का कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो वहां पे भी वो लोग चाय कॉफी पी रहे होते हैं बीच में जैसे ही ब्रेक आता है, क्योंकि वो कैफीन इनटेक है और हमें एकदम से शूट करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, फिर हमारा लंच आता है। लंच के अंदर आप सिर्फ अनाज ही अनाज मत खाइए प्लीज, डेयरी प्रोडक्ट कोई फॉलो मत करिए, क्योंकि हमारे पास फिजिकल नहीं है, सारा दिन बच्चे सिटिंग के अंदर हैं हमारे, और फिजिकल एक्टिविटीज आजकल हमारे घरों के अंदर रही नहीं है। तो उसमें भी सब्जी भी होनी चाहिए, सलाद भी होना चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए, दाल भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है तो आज आपने दाल चावल खा लिया तो कल आप रोटी और घिया की सब्जी खाइए, उसको बैलेंस कर लीजिए कि 50-50 हो जाएगी हर रोज। और हर रोज अगर आपको एक ही चीज पसंद आ रही है ना, तो आप प्लीज उसको फॉलो मत करो, आप उसके यूज टू हो जाओगे और वही चीज आपके शरीर में बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यही मैं कामकाजी लोगों की आबादी, क्योंकि अगर एज के हिसाब से हम ग्रुप बनाए तो स्टूडेंट
स्टूडेंट्स है, कामकाजी लोग है और बुजुर्ग लोग है, सबका एक जैसा ही लाइफस्टाइल है सर। सब लोग बैठे हैं, फिजिकल कोई नहीं कर रहा। छोटा बच्चा तो उसे इसलिए नहीं करवा रहे कि ये खराब कर देगा, मिडिल एज का इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास जो हम लोगों के आय के साधन हम लोगों को कमाने पूरे घर चलाने के लिए, वो अपने काम में तो फिजिकल को नहीं दे पा रहे, उसमें इन्वॉल्व हो गए। जो बुजुर्ग हैं वो ये सोच के काम नहीं कर रहे हैं कि हमने सारी उम्र काम कर लिया, अब हम क्या करेंगे, तो वो उस कैटेगरी में बैठ करके भोजन तो सेम कर रहे हैं लेकिन एक्टिविटीज चेंज हो गई है हमारी। तो उसमें ये मैम एक जनरल सा हो कि हम, या इस तरह के कोई घरेलू नुस्खे भी कि आप, जैसे आपने बताया कि आपके शुरुआती समय में इस प्रोफेशन में नहीं थे तब भी आप इस तरह के, यानी एक लंबा जुड़ाव आपका रंगों को शामिल करना है। मेरी घरेलू नुस्खे, जैसे हमारे बुखार जुकाम हो गया तो हम जाते हैं कि भाई हाँ वो हल्दी, हम लोग ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक लेने के लिए जा रहे हैं। हल्दी से बढ़िया एंटीबायोटिक हमारे घरों में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो हल्दी का पानी पीजिए। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी की बात होती है तो अदरक को यूज करिए अपने उसके अंदर। और लोग उसमें भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, आपको बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर यूज कर, क्योंकि दवाई इतनी सी होती है। तो ऐसे ही हमारे रसोई के अंदर भी जो हमारी घरेलू चीजें वो हमें चम्मच भर के यूज नहीं करनी है, बहुत चुटकी चुटकी भर करनी। और लोगों के मन में जो संदेह है ना कि मैडम ये चीजें तो गर्म होती हैं, यही चीजें हम सब्जियों में डाल करके भी तो चिकनाई के साथ भी तो ले रहे हैं। तो आप जब इनको जल के साथ लेना शुरू करोगे तो ये जल चिकित्सा बन जाएंगे। रंग चिकित्सा, जल चिकित्सा और हमारे भोजन चिकित्सा, भोजन चिकित्सा, सभी तरह का जो हमारा आयुर्वेद है या चरक संहिता में महर्षि चरक जी ने ये पूरी चीज़ें मैंने तो विस्तार से पढ़ा है। तो ये चीज़ें हमें बता के गई और उसी परंपरा के संवाहक के हिसाब से, संवाहक के रूप में आज मैडम सोसाइटी को सेवाएं दे रही है। ये पर्सनैलिटी, जैसे आपने मैम शुरू में भी सर के बारे में बताया, अभी भी एक अच्छी पर्सनैलिटी रही। और तो मैम एक दुखद ये भी हुआ कि सर आज हमारे बीच में नहीं है, और क्योंकि आप इसी क्षेत्र से जुड़े हुए और भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है ये। तो जैसे कि आप बात कर रहे थे कि भाई आज की जो चिकित्सा पद्धति एक लूट, जैसे हमने भी उसको महसूस किया है, एक लूट मची हुई है पूरे देश में स्वास्थ्य के नाम से। डॉक्टरों की चीजें दोनों ही होती हैं। जिस इंसान को एक बार सोने का चस्का लग जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी सीमा 6 से 7 घंटे में पूरी हो चुकी है, वो सोता ही रहेगा। ये इंसान को खुद को डिसाइड करना है। आज लोगों ने अपने आप को परसेंटेज ऑफ रेशो में इतना ज्यादा गंदा कर लिया है, इतने ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं कि जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं इसको प्रोफेशनली नहीं ले रही, ये मेरी चॉइस का काम है, चॉइस का काम है, ठीक है ना। और मुझे कुछ जोड़ना ही नहीं है, मेरे पास जितना है मेरे से वो ही नहीं संभल रहा होता है। अब लोगों के लिए तो ये है ना कि इतना कितना है, वो आपकी चॉइस है कि आपके लिए इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। अगर हम लोग अपने आप को थोड़ा सा संकल्पों में लेकर के चले, क्योंकि बिकॉज हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही वही रहा कि सब कुछ है तो भी आप अपने आप को टिका करके रखो। वो टिका के रखना बहुत जरूरी था। तो डॉक्टर्स को बुरा नहीं कहेंगे, हम लोग बहुत मेहनत के साथ डॉक्टर्स लोग आगे बढ़े हैं। आप अपने संकल्प रखिए कि हम अपने आप को गंदा होने ही नहीं देंगे कि हम हॉस्पिटल तक पहुंचे। और जब इमरजेंसी होगी तो सर मैं लाइफस्टाइल हो सकती हूँ, मैं कभी भी आप लोगों के लिए इमरजेंसी में मदद नहीं कर सकती। अपने शरीर को इतना गंदा मत कर दो कि वो इमरजेंसी में हमारी मदद भी ना कर पाए, क्योंकि उनके सामने हजारों लोग होंगे और वो डॉक्टर हमारे सामने एक होगा। तो हम उनको बुरा नहीं कहना चाहेंगे। मेरा फिर भी सोसाइटी को एक ही मैसेज है कि प्लीज आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं रखें। और जो ये भी है कि वो लोग अपना फायदा तभी उठाएंगे, हमारे शरीर का फायदा तभी जब हम मौका देंगे। तो ये भी है कि हम रखें। और सर की बात है, सर के जाने की कि सर नहीं है। देखिए इस संसार से सबको जाना है, लेकिन वो इतने खूबसूरती मुझे जीवन में दे करके गए हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा आगे का जीवन कैसा होगा, कितना लंबा होगा, छोटा होगा, लेकिन यादों के रूप में, एक्सपीरियंस के रूप में मेरे पास इतना कुछ सुंदर है कि शायद वो जीवन छोटा होगा और वो चीजें ज्यादा होंगी। वही है मैं तो, हम तो आपके पास आते हैं तो सर के आप तस्वीर रखते हो, हम आपका जीवन के भी दर्शन करते हैं, हर बार आते हैं। तो मैम एक सेकंड, लोग इनको ना फोटो समझ रहे होते हैं, ठीक है। ये मेरे साथ हैं। तो हम लोगों ने हमेशा ईश्वर को जैसे स्वीकार किया, किस रूप में स्वीकार किया है? प्रतिमा के रूप में, फोटो के रूप में, इसी रूप में ही तो हमने हमेशा स्वीकार किया ना
ईश्वर को। तो हमारे माँ बाप लोगों ने हमें एक संस्कार दिया था कि जब हम लोग शादी होकर के जा रहे थे कि अब तुम्हारे पति ही तुम्हारे परमेश्वर हैं, और परमेश्वर की परिभाषा हम लोगों ने भगवान के रूप में ही स्वीकार की थी। समाज में बोलने के लिए प्लीज कुछ मत करिए, अगर आपको करना ही है तो फिर प्लीज आप करके दिखाइए, थोड़ा करिए लेकिन करके दिखाइए, करके दिखाइए। क्लास में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप चाहे 33 नंबर लेकर के पास हो, लेकिन हाँ इतना जज्बा जरूर होना चाहिए कि हम पास होकर के उस क्लास से निकले थे। बहुत ज्यादा धार्मिक भी मैं नहीं हूँ, बहुत ज्यादा एडवांस भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं हमेशा अपने संस्कारों को साथ में लेकर चलती हूँ। बहुत बढ़िया। तो आने वाले में मैं कुछ सालों में डाइट और नेचुरोपैथी की भूमिका आप सोसाइटी में जैसे अवेयरनेस आ रही है, जैसे हमें पता चला हमारे साइड में भी बहुत से लोग अब चीज़ को अपना रहे हैं भी, अगर जब खाने से ही ठीक हो रहा है तो हम क्यों दवाइयाँ लें और खाने में वो क्यों खाएं जो शरीर को नुकसान करे। पहले आप अपना प्रयास कीजिए कि आप लोग स्वस्थ हो सकते हैं। मन से डर को निकालिए कि ये बीमारी लाइलाज है, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो लाइलाज है, बस आपको उसके ऊपर प्रयास ज्यादा करने हैं। तो मैम आज की युवा पीढ़ी जो, क्योंकि अनबैलेंस लाइफ ज़्यादातर, क्यों बच्चों को तो माँ बाप खिला देते हैं और जब समझदार हो जाते हैं तो वो खुद कुछ समझने लगते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों को हम जल्दी सुधार सकते हैं क्योंकि वो यूज टू नहीं है। सबसे ज्यादा जो सुधारने में दिक्कत आ रही है हम लोगों को, वो बुजुर्गों को सुधारने में आ रही है, क्योंकि वो अपने बुजुर्गों का लाइफस्टाइल देख रहे हैं और आज का युग वैसा नहीं है। हम वो खाना नहीं खा सकते हैं जो हमारे बुजुर्ग खाया करते थे। अब हमारा पाचन तंत्र इस तरीके से काम नहीं कर रहा है कि हम उतने सॉलिड खाने को पचा पाए, और अगर पचाना है तो आप लोगों को उतना हार्डवर्किंग बनना पड़ेगा। आप लोग फैसिलिटीज में रह करके वो खाना नहीं खा सकते। तो मैं आज के समय में जो सबसे बड़ी चाह है और सदियों से यही रही है, हम ये सुनते आए कि पहला सुख निरोगी काया, तो आज के समय में आप हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है कि लोग अपना सेल्फ वैल्यूएशन करके ये बता सके कि भाई हाँ मैं स्वस्थ हूँ? लोगों के मनस्थिति के अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा चल रही हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ तो मैं बीमार हूँ, और मैं पतला हूँ तो मैं स्वस्थ हूँ। सबसे पहले तो इस चीज़ से बाहर आना है। जो वजन है वो किसी भी हेल्थ का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। आपको अपने आप को इंटरनली जज करना है सबसे पहले। और मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि आप अपनी समय पे जांच करवाएं, और आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आज का युग पढ़ा लिखा युग है, सबसे पहले अपनी रिपोर्ट्स को आधे से ज़्यादा खुद स्टडी करके जाएं, मेंटली प्रिपेयर होकर के जाएं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, और फिर आप अपने कुछ लिमिटेड से क्वेश्चंस डॉक्टर के सामने रखें, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे लोगों को बताना होता है, ठीक है ना। जागरूक बनिए, अपनी समय समय पर जांच कराइए और देखिए कि अगर उसमें कुछ आ रहा है तो उसको अगली बार टेस्ट नहीं करवाना, उसके ऊपर काम करना है सबसे पहले। और आप अपने आप को वहां पे भी जांचिए कि अगर आपने अपने ऊपर उस समय पे काम कर लिया है, फिर उसको रीचेक करवाइए, देखिए कि क्या हम ठीक हो गए हैं। अगर हम ठीक हो गए हैं तो फिर आगे बढ़िए, और अगर हम ठीक नहीं हुए तो उसी पद्धति पे दोबारा से चलिए और उसको पूरा करिए। मैम अभी हम एक अंत में प्रश्न कि जो बी पॉजिटिव दुनिया में सुनते हैं हम, मैं भी पॉजिटिव हूँ। हर एक व्यक्ति जीवन में अनेक संघर्षों के दौर से निकलता है, और सोना भी तब के कुंदन बनता है। संघर्ष आदमी को संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, सिखाते भी है। और इस दौर में भी ऐसा वक्त भी आया है जीवन, हर व्यक्ति के जीवन में, जैसे आपके भी, इसके बावजूद हम सदैव आपको हंसमुख देखते हैं कि अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जब भी हम आते हैं तो महसूस होती है। एक मस्ती का जीवन है, पारिवारिक यात्राएं आपकी रहती सामाजिक कार्यों में भी। बताना चाहूंगी, लोग कहते हैं ना कि हम भगवान को देखने जा रहे हैं, हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं, हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं, हम लोग कहीं पे मतलब आप किसी भी धार्मिक स्थान की बात कर लीजिए, जा रहे हैं, है ना। हम वहां जाते हैं तो भगवान को किस रूप में पाते हैं? जैसे वो हमारे घर में होते हैं, जैसे घर बस एक एनवायरनमेंट चेंज होता है खाली, है ना। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि हम लोग जिनको भगवान कह करके, जिनके साथ हमारा विवाह किया गया था, उन भगवान को हमने साक्षात रूप में देखा, उन्होंने हमें पुश किया, फिर किस चीज का रोना सर। और जाना तो है, इस संसार से सबको जाना है, लेकिन हमने जीवंत रूप में उनके साथ रह करके उनके साथ अनुभव लिए,
आपकी लाइफ के सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं और सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। वो जो दो इंसानों ने जिया होता है उनको ही पता होता है कि उनके अनुभव कैसे हैं, ठीक है ना। वो जो प्यार और स्नेह होता है तो कई बार क्वालिटी बात होती है कि आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी हो, ठीक है ना। तो हमने तो 20 वर्षों तक क्वालिटी के साथ रहे हैं, तो आगे आने वाले 20 वर्ष बहुत आराम से निकलेंगे। से भरा जीवन है मैम आपका, और मैं चाहता हूँ कि परमात्मा की और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो साथियों, ये एक विस्तार पूर्वक चर्चा हमने आज मैम के साथ की है कि हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो रंग चिकित्सा है, भोजन चिकित्सा है, जल चिकित्सा है, ये चीजें हमारे जीवन में, और आज की जो लाइफस्टाइल है तो हाँ, मानसिक चिकित्सा अगर हम चाहें तो इनको प्रतिमा मान सकते हैं, और हम इनको चाहें तो हमने इनको रूपांतरण, जो हम लोग स्टेज पे देखना चाहते हैं, वो हमने वो वाली भूमिकाएं निभा करके देख ली है। तो एक अच्छा प्रयास हमारा ये था। अगले एपिसोड में और भी बेहतरी के साथ, और भी एक अच्छे विषय के साथ हम मैडम से दोबारा जुड़ेंगे। तो तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और बीमारी की शुरुआत में ही अगर बीमारी पकड़ में आ जाए तो वो ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं बन सकती। और हमने तो अपनी इस बीमारी की यात्रा के दौरान मैम का सानिध्य भी और इनका दिशा निर्देशन भी, इनके डाइट भी फॉलो की है, और एक बेहतरीन रिजल्ट हमने पाया है, एक नवजीवन हमें मिला। इसके लिए भी हम मैडम का धन्यवाद करते हैं। और आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम। थैंक यू मैम।